बहू की एक ही गलती किए कराए पर पानी फेर देती है। जैसे ही साक्षी घर में आई, दीक्षा और तनुज के चेहरे देखकर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। आसपास के जो लोग खड़े हुए थे वो भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। आखिर क्या बात हो गई, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सासू माँ दामिनी जी भी नहीं दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, अचानक ननद दीक्षा ने सुनाना शुरू कर दिया। वाह भाभी, घूम फिर आई आप। आपको ही लगी थी ना अपने मायके जाने की। ये भी नहीं सोचा कि आखिर एक बुजुर्ग सास को कैसे अकेले छोड़कर जा रही हूँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था मायके जाने के लिए तो मायके क्यों गई थी? मेरी मम्मी की तबीयत से बढ़कर है क्या तुम्हारा मायका? अगर इतना ही शौक है मायके में जाने का तो वहीं रह जाती। वापस लौट कर क्यों आई? पति तनुज भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सुनाते हुए कहा, अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं मम्मी से मिलने के लिए आ गई, पर यहाँ देखा तो मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे तैसे मैंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया। सही बात है, बहू भला कभी सास की सगी हुई है? आज आपकी हरकत के कारण हमारी मम्मी को कुछ हो जाता तो याद रखना मैं आपको छोड़ती नहीं, दीक्षा ने कहा। अचानक सासू माँ की हालत का सुनकर साक्षी उनके कमरे की तरफ दौड़ी चली आई। क्या हुआ मम्मी जी को? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। लो, अब ऐसे दिखा रही हैं जैसे बड़ी चिंता है हमारी मम्मी की। दूर रहो उनसे, अपनी माँ के पास ही चले जाओ जिनसे मिलने के लिए तुम इतनी बेताब हो रही थी कि ये भी होश नहीं रहा कि पीछे सास अकेली है। तनुज साक्षी को बाहर की तरफ धकेलते हुए बोला, अरे पर मुझे देखने तो दो कि मम्मी जी को हुआ क्या है, उनकी तबीयत कैसी है? साक्षी ने तनुज से कहा, हम खुद संभाल लेंगे हमारी मम्मी को, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही ख्याल रहता तो पहले ही नहीं जाती, तनुज गुस्से में बोला। आखिर दिखाई दिया ना अपना त्रिया चरित्र। बड़ा अच्छे बनने का ढोंग करती थी, ऐसी सेवा करी है अपनी सास की कि बिल्कुल बिस्तर पर ही पहुंचा दिया, दीक्षा बीच में ही बोली। तभी पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी, जो कि दामिनी जी की अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? कम से कम उसे धकेलो तो मत और मम्मी से मिल लेने दो। क्या मिलने दो आंटी? आपने देखा नहीं मम्मी की क्या हालत हो गई है? पैरों में प्लास्टर चढ़ गया है और अभी भी बेहोश हैं। सब इसकी वजह से। अरे मायके से इतना ही मोह था तो शादी ही क्यों की थी? रह जाती अपने माता पिता के पास ही, तनुज ने शर्मा आंटी को सुनाते हुए कहा। आखिर तनुज की बात सुनकर शर्मा आंटी भी चुप हो गईं। लेकिन जब आज पड़ोस के लोगों ने कहा कि थोड़ी देर शांति रखो तो तनुज और दीक्षा उन लोगों पर भी बिगड़ गए। आखिर सभी अपने आप ही चुप हो गए। लेकिन अभी तक ये तमाशा देख रहे दोनों बच्चे, 7 साल का शुभम और 5 साल की मान्या, रो पड़े। उन्हें रोता देखकर साक्षी उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी दीक्षा बोली, वाह, कहाँ जा रही हो आप? कहा ना भाई ने निकलो आप यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, ये घर मेरा भी है। इस घर से मुझे तुम तो क्या तुम्हारा भाई भी नहीं निकाल सकता। अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं मैंने इस घर में, और ये तो तुम दोनों भी अच्छे से जानते हो कि कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी मैंने। तुम दोनों से ज्यादा मम्मी जी की सेवा मैंने ही की है। लेकिन एक गलती क्या हुई? मेरे इतने सालों के किए कराए पर पानी फिर गया, और वो भी वो गलती जो मेरी है ही नहीं। मम्मी जी को होश आने दो, उसके बाद ही बात करना मुझसे, साक्षी एकदम दृढ़ होते हुए बोली। ये देखकर दीक्षा चुप हो गई, जबकि तनुज वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। एक एक करके पड़ोसी धीरे धीरे वहां से निकल गए। साक्षी की तनुज से शादी को 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में उसने कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ननद दीक्षा की शादी उसकी शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी, लेकिन खुद अपने ससुराल में परेशान थी तो उसे लगता कि भाभी तो यहाँ ऐश से रह रही हैं और मैं वहाँ ससुराल में खटती रहती हूँ। पर सास दामिनी जी साक्षी को बहुत मानती थी, क्योंकि कभी भी साक्षी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। अभी कुछ दिनों से साक्षी की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वो बार बार बेटी को आकर मिलने के लिए कह रही थी। लेकिन पीछे दामिनी जी घर पर अकेली रह जाएंगी, ये सोचकर तनुज उसे जाने नहीं दे रहा था। बस हर बार यही बहाना बना देता कि जिस दिन वो घर पर हो तब चली जाना। हालांकि दामिनी जी बिल्कुल स्वस्थ थी। आज सुबह जब दोबारा साक्षी की मम्मी का फोन आया तो साक्षी ने तनुज से जाने के लिए पूछा, लेकिन तनुज ने साफ मना कर दिया। तब दामिनी जी ने कहा, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो अपना ध्यान नहीं रख सकती। 2-3 घंटे में अपनी मम्मी से मिलकर आ जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जाने दे उसे। बेवजह मेरे नाम पर उसे रोकने की जरूरत नहीं है। दामिनी जी के डांटने पर तनुज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने हाँ भी नहीं कहा। खैर, तनुज के जाने के बाद साक्षी भी तैयार होकर दोनों बच्चों को साथ लेकर रवाना हो गई। दामिनी जी किसी काम से ऊपर छत पर गई हुई थी
कि तभी दीक्षा आ गई और उसने बैल बजाना शुरू कर दिया। दामिनी जी ने ऊपर छत पर से देखा, आवाज लगाकर पूछा भी, लेकिन दीक्षा तो बैल बजाने में बिजी थी। दामिनी जी बैल की आवाज सुनकर नीचे आने लगी, लेकिन दीक्षा तो शायद अपनी उंगली स्विच पर लगाकर हटाना ही भूल गई। निरंतर बैल की आवाज सुनकर दामिनी जी ने थोड़ा जल्दी नीचे उतरने की कोशिश की और इसी हड़बड़ाहट में उनका पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। उनका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो दीक्षा ने तनुज को फोन लगाया। तब उसे पता चला कि साक्षी तो अपने मायके गई हुई है और दामिनी जी घर पर अकेली हैं। तो उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए और दामिनी जी को अस्पताल लेकर गए। उनके एक पैर में माइनर फ्रैक्चर आ चुका था और सिर पर चोट आई थी। बीपी लो होने के कारण वो अभी भी बेहोश थीं। खैर, थोड़ी देर बाद दीक्षा की आवाज आई, भैया मम्मी को होश आ गया है। ये सुनकर तनुज के साथ साथ साक्षी भी उस कमरे में दौड़ी चली आई। साक्षी को देखते ही दामिनी जी बोली, अरे बहू तू आ गई। इससे पहले साक्षी कुछ कहती, दीक्षा ने ही कहा, मम्मी तुम्हें अभी भी बहू ही दिख रही है, जिसके कारण ये सब हुआ, और तुम्हारी सेवा करने वाले बेटे बेटी नजर नहीं आ रहे। उसकी बात सुनकर और साक्षी का चेहरा देखकर दामिनी जी को समझ में आ गया कि उनकी इस चोट के कारण साक्षी को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। उन्होंने साक्षी की तरफ देखकर कहा, बहू मेरे पास ही बैठ जा ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली तो आ जाए। मम्मी हम लोग बैठे हैं ना, इसे बिठाने की क्या जरूरत है? तनुज ने गुस्से में साक्षी को घूरते हुए कहा। मम्मी आपको कुछ खाकर अभी दवाई लेनी है। भाभी आपके पास बैठ जाएगी तो आपके लिए हल्का फुल्का जो भी खाना बनाना है वो कौन बनाएगा? दीक्षा भी बीच में ही बोली, क्यों? अभी तो तू मेरी सेवा करने की बात कर रही थी, तुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाना है? दामिनी जी ने कहा। तो दीक्षा झेंप गई, पर भाभी की रसोई तो भाभी ही जानती है ना, मुझे क्या पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो एक काम कर, तनुज को ले जा, वो बता देगा, और फिर जिस तरह का मैं खाना खाती हूँ उसी तरह का बनाना। मम्मी मुझे क्या पता? अचानक तनुज बोला, जब तुझे ये नहीं पता कि तेरे ही घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, तेरी मम्मी किस तरह का खाना खाती हैं, तो तुम लोग बहू पर किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हो, जब तुम सगे बेटे बेटी होकर मेरी सेवा नहीं कर सकते? और एक बात बताओ, पिछले 10 सालों में इसने कमी किस चीज की रखी, जो एक चीज पर तुम लोगों ने इसे इतना सुनाना शुरू कर दिया? और गलती तो उस इंसान की थी जो दरवाजे पर आकर बैल के स्विच पर उंगली रखकर भूल गया, जिस कारण दरवाजा खोलने की हड़बड़ाहट में मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। मुझे नहीं पता कि इससे तुमने अब तक क्या कहा, लेकिन मेरे सामने मेरी बहू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आखिर दामिनी जी की बात सुनकर तनुज चुप हो गया और साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वो दामिनी जी के गले लगकर रो पड़ी। दीक्षा तो वैसे भी बोलने लायक नहीं थी, वो तो अपने ही ख्यालों में उस पल को याद कर रही थी जब वो दरवाजे की घंटी निरंतर बजाए जा रही थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।